आनंद भैया, आज आप पाठक बाबा से किस बारे में जानकारी लेना चाहते हैं? गौरी, पहले ये बताओ तुम किस बारे में जानकारी लेना चाहती हो? हमारे पास तो बहुत सारे ग्रामीण भाई बहनों के पत्र आए हैं, पत्र में से ही जानकारी लेना चाहते हैं। और हम भी ऐसा ही एक पत्र किसान भाई का रखे हैं। जोहार पाठक बाबा। जोहार आनंद गौरी। अरे तुम लोग आज बहुत ज्यादा उत्सुक दिख रहे हो, क्या बात है? हाँ पाठक बाबा, आज हम अपने किसान भाई बहनों की तरफ से आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। हाँ भाई, बेशक प्रश्न पूछो, हम तो सारे प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार ही रहते हैं। पाठक बाबा, पहले कार्यक्रम तो आरंभ कर लें। एकदम सही कह रहे हो आनंद। जोहार किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। हम आनंद और गौरी से बाद में मुखातिब होंगे। सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल शर्मा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या कुछ है खास। जैविक खेती के लिए किसानों को किया जा रहा है प्रोत्साहित। बेहद लाभप्रद है समेकित कृषि प्रणाली। प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड द्वारा आसानी से होता है कंपोस्ट निर्माण। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि जैविक खादों के प्रयोग से मिट्टी को और अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। इसी संदर्भ में कृषि विभाग द्वारा राज्य में जैविक खाद प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ साथ खाद निर्माण के लिए कृषकों को बेहतर तरीके से प्रोत्साहित भी किया जाता है। मिट्टी और फसल की गुणवत्ता में सुधार के लिए कृषि वैज्ञानिक आज जैविक खेती करने की सलाह देते हैं। राज्य कृषि विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए जैविक खाद प्रोत्साहन कार्यक्रम चला रही है। कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को जैविक खाद का खेतों में इस्तेमाल के तरीके, खाद निर्माण के प्रशिक्षण के साथ जैविक खाद निर्माण को व्यवसाय के रूप में अपनाने वाले किसानों को अनुदान भी मुहैया कराती है। समेकित कृषि प्रणाली कृषि की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कृषि के तमाम क्षेत्र जैसे पशुपालन, कुक्कुट पालन, मछली पालन के साथ खेतीबाड़ी को एक सूत्र में बांधकर काम किए जाते हैं। इसमें लागत तो बहुत कम होती है और लाभ सबसे ज्यादा होता है। समेकित कृषि प्रणाली के लाभों को और विस्तार से जानते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ के माध्यम से। किसान भाइयों, समेकित कृषि प्रणाली के जो विशेष फायदे हैं आप उनको जरूर अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि समेकित कृषि प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कि आप विभिन्न तरह के फसलों का समायोजन करते हैं। आपके पास वैकल्पिक आय के तकनीकी ज्ञान होने से आप वैकल्पिक आय का उत्पादन करते हैं और इससे आपकी जो ज़मीन है, मिट्टी है, ये भी उर्वरक क्षमता से परिपूर्ण रहती है। इसलिए किसान भाइयों, आपको समेकित कृषि प्रणाली के लिए आगे आने की ज़रूरत है। आने वाले फरवरी से मार्च माह तक किसान करेला की गर्मा फसल लगा सकते हैं। करेला के बेहतर उत्पादन पाने के लिए किसान अर्का हरित, पूसा 2 मौसमी और कोयम्बटूर नामक उन्नत प्रभेदों की बुआई कर सकते हैं। ये प्रभेद झारखंड के लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित हैं। अर्का हरित, पूसा 2 मौसमी और कोयम्बटूर करेला के उन्नत प्रभेदों में ये अच्छी मानी जाती हैं। खासकर झारखंड की जलवायु और मौसम के हिसाब से ये किस्में बेहतर मानी जाती हैं। अच्छी जल निकासी वाली हल्की दोमट मिट्टी में इन किस्मों की 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 125 से 150 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। जिन किसान भाइयों ने अपने खेतों में गेहूं की फसल लगा रखी है, उनकी फसल की अब ऐसी अवस्था हो चुकी है जिसमें खरपतवार भारी मात्रा में है। इनका समय पर उचित नियंत्रण बेहद आवश्यक है। आइए आज की बेहतर तकनीक में कृषि विशेषज्ञ के माध्यम से जानते हैं कि गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाए। खड़ी फसल में गेहूं का में जो खरपतवार का प्रकोप होता है वो अधिकतर चौड़ी पत्ती वालों का प्रकोप होता है। ऐसी स्थिति में किसान भाई को 2 तरीका से कर सकते हैं। या तो वो निकौनी करके अपने हाथ से निकाल सकते हैं, या जो किसान भाई रसायन का उपयोग करना चाहते हो तो वो उसमें 2,4-D सोडियम साल्ट का उपयोग 1 लीटर पानी में 2 ग्राम के दर से उसका घोलकर उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि चौड़ी पत्ते वाले जैसे बथुआ वगैरह जो होता है या और भी चौड़ी पत्ती वाले घास कुल को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। जैविक खेती की बढ़ती लोकप्रियता से वर्मी कंपोस्ट की मांग बढ़ी है।
वर्मी कंपोस्ट का ज्यादा उत्पादन आसानी से करने के लिए किसान प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिए आमतौर पर पक्के बेड का निर्माण करना पड़ता है। साथ ही उसके ऊपर शेड भी बनाना पड़ता है, जिसमें खर्च तो ज्यादा लगता ही है, साथ ही उस स्थान का उपयोग दूसरे कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता। वहीं प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड इन झंझटों से मुक्ति देता है। प्लास्टिक से निर्मित हल्के इस उपकरण को दूसरे जगहों पर लाया ले जाया जा सकता है और इसमें कंपोस्ट की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की, तो आइए देखते हैं आज के सफल किसान कौन हैं और जानते हैं सफलता की मंजिल इन्होंने कैसे पाई। जो श्री विधि है उसका हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं। श्री विधि के विधि से खेती करने से यह निश्चित है कि अगर समय पर किया जाए, समय पर खाद पानी गोबर दिया जाए तो अच्छी मात्रा में धान होती है। श्री विधि तो यूँ तो हाइब्रिड अच्छा होता है, क्योंकि अगर समय पर हाइब्रिड का बीज नहीं मिलने से हम लोग देसी बीज का भी श्री विधि के तरीके से खेती करते हैं, उसमें भी अच्छा ही उपज आता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियां हल्के उतार चढ़ाव के साथ सामान्य रहीं। इनमें फिलहाल बहुत बदलाव की स्थिति नहीं है। उधर सब्जी मंडियों में आलू के भावों में नरमी आई है, अन्य हरी सब्जियों के भाव स्थिर रहे। आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2250 रुपए से लेकर अधिकतम 3200 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 2500 रुपए से लेकर अधिकतम 4300 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1900 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5700 रुपए से लेकर अधिकतम 6900 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4400 रुपए से लेकर अधिकतम 5600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 4800 रुपए। चीनी न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 3600 रुपए। आलू न्यूनतम 900 रुपए से लेकर अधिकतम 1100 रुपए और प्याज न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज फिलहाल इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। खबरें खेती के अंतर्गत आपने मंडी भाव, मौसम की जानकारी, साथ में कृषि के नए नए उपकरण के बारे में जानकारी प्राप्त की। हम आनंद और गौरी के प्रश्न पे बाद में ध्यान देंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से विराम का। आप देखिए ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का फिर से स्वागत है।
हाँ तो तुम लोग क्या पूछ रहे थे? हाँ गौरी पूछ लो। हाँ पाठक बाबा, हजारीबाग के किसान जानकारी लेना चाह रहे थे कि मुर्गी पालन, ब्रॉयलर मुर्गी पालन कैसे करें। ब्रॉयलर मुर्गी पालन, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। जो किसान भाई ब्रॉयलर मुर्गी पालन करना चाह रहे हैं उनको तो इसकी जानकारी होना ही चाहिए, नहीं तो कभी कभी उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो आओ इस संबंध में तुम्हें विस्तृत जानकारी दिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार जी से, और जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी भानु घोष। आज के समय में पशुपालन एक अच्छा व्यवसाय बनकर उभर रहा है। खासकर अगर मुर्गी पालन की बात करें तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी कमाने का एक अच्छा व्यवसाय है। संपूर्ण रूप से मुर्गियों की देखभाल और सही जानकारी ही मुर्गी पालकों को सफल बनाती है। छोटे किसान, सीमांत किसान जिनके पास जगह की कमी है, पूंजी की कमी है, वे इसे अपनाकर एक आय का अच्छा स्रोत प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक ब्रॉयलर पालन की बात है तो ये बहुत कम अवधि में ही आपका जो भी पूंजी लगा है उसका रिटर्निंग देना शुरू कर देती है, वापस आना शुरू कर देती है। मुर्गी, खासकर ब्रॉयलर, जो कम समय में ही बड़े हो जाते हैं, उसके पालन में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, जिसमें मुख्य रूप से आवास प्रबंधन और खाना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मुर्गियों के रहने वाले स्थान को साफ सुथरा तथा सूखा रखना चाहिए। जीवाणु या विषाणु से बचने के लिए मुर्गी पालक चूने या ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादातर सही देखभाल की कमी से चूजों में मृत्यु दर की संभावना बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए मुर्गी पालकों को सलाह दी जाती है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से ही चूजों की खरीदारी करें, क्योंकि वहां पर प्राथमिक उपचार के बाद ही चूजों की बिक्री होती है। ब्रॉयलर पालन में किसान भाइयों को यह ध्यान देना चाहिए कि ब्रॉयलर जो लाते हैं, चूजे लाते हैं, वो एक साथ अंदर लाएं और एक साथ बाहर निकालें, क्योंकि और दूसरी चीज़ है कि स्वच्छता का काफ़ी ध्यान दिया जाता है। जो आप चूजे लाते हैं वो आप सबसे पहला तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ही लें, अन्यथा ऐसा होता है कि सस्ते चूजे के तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो वैक्सीनेटेड, उनके पेरेंट स्टॉक नहीं रहने की वजह से उस पर मृत्यु दर काफ़ी होती है। तो जो भी चूजे लाए उसमें मृत्यु दर मैक्सिमम अधिक से अधिक 3%, 4% से ज़्यादा नहीं हो। जहाँ तक चूजे लाने की बात है तो पहले चूजे जो लाएंगे उससे आप घर जो है लाने से पहले विसंक्रमित कर लें, और इसको चूना से या फिर ब्लीचिंग पाउडर से आप ये कर दें ताकि ये विषाणु जीवाणु मुक्त आपका आवास हो। शुरुआत में चूजों को इलेक्ट्रॉल या ग्लूकोज पाउडर पिलाना सही होता है। जब 5 से 6 घंटे के चूजे हो जाएं, तब उन्हें छोटे छोटे चावल के दाने देना लाभदायक होता है। अगर प्रोटीन की बात करें तो प्री स्टार्टर स्टेज में चूजों को मक्का 22%, चावल 35%, चोकर 5%, सोयाबीन या मूंगफली की खल्ली 35%, मछली का चूर्ण 10%, खनिज लवण 1% तथा हड्डी का चूर्ण 2% दें, जिसमें चूजों को 22 से 23% प्रोटीन मिल जाता है तथा उनके वृद्धि में बहुत लाभदायक होता है। प्री स्टार्टर राशन जो रहता है वो मक्का आपका 22% रहता है, चावल के कण 35% रहते हैं उसमें, और चोकर 5%, उसमें फिर सोयाबीन की खली या मूंगफली की खली वो आपका 35%, और आपका मछली का चूर्ण ये आपका 10% मिला के लगभग, जिसमें और इसमें खनिज लवण आप 1% मिला सकते हैं, और हड्डी का चूर्ण आप 2% मिला सकते हैं। इस प्रकार जो राशन बनाते हैं इसमें 22 से 23% प्रोटीन रहती है। तो ये राशन आप लोग प्री स्टार्टर के रूप में आप अपने चूजे को दूसरे दिन से खिलाना शुरू कर देते हैं। करीब 1 सप्ताह के बाद जब चूजे बढ़ने लगते हैं तब राशन के मात्रा में बदलाव करना सही है। राशन में मक्का 35%, चावल 30%, चोकर 5%, सोयाबीन या मूंगफली की खल्ली 16%, मछली का चूर्ण 6% और हड्डी का चूर्ण 2% चूजों के स्वास्थ्य को सही रखने में और जल्दी बढ़ने में मदद करता है। ग्रोवर राशन के रूप में हम लोग इसका जो कंपोनेंट अवयव वही रहते हैं, केवल उसकी मात्रा बदल जाती है। इसमें मात्रा ये हो जाती है कि मक्का आपका 35% हो जाती है, और चावल के कण आपके 30% हो जाती है,
चोकर 5% हो जाती है, खनिज उसके बाद फिर जो हमारा खली होता है सोयाबीन का या मूंगफली की खली है वो 16% हो जाते हैं, मछली का चूर्ण 6% हो जाती है और हड्डी का चूर्ण आप 2% दे सकते हैं। इस तरह मिला के हम लोग 18 से 20% तक इसका प्रोटीन्स के प्रतिशत बनाते हैं। जब हमारी मुर्गियां 4 सप्ताह की हो जाती हैं तब हम उन्हें उनके राशन में हल्का सा बदलाव करते हैं, जिनमें मक्का 30%, चावल 30%, खल्ली 15%, मछली का चूर्ण 5% और हड्डी का चूर्ण 3% कर देते हैं। इससे मुर्गियों में कैल्शियम की मात्रा संतुलित रूप से जाती है और उनके अंडे से उनके स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं होता। फिनिशर राशन के रूप में मकई और 40%, 30% चावल के कण और 15% आपका खल्ली, 5% मछली का चूर्ण, इस मिला के हम लोग इसको 18% वाले क्रूड प्रोटीन वाले राशन बना के इसको देते हैं। अक्सर चूजों में अंग विकसित ना होने की वजह से बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, अतः इन्हें समय समय पर टीका देना अनिवार्य है। टीका न देने की स्थिति में बहुत सारी बीमारियां चूजों में लग जाती हैं, जिनमें गंबोरो रानीखेत बीमारी प्रमुख है। शुरुआत में चूजों में मेरेक्स नाम का टीका कंपनी से ही चूजों को लगा हुआ आता है, जो चूजों को प्राथमिक उपचार के रूप में दिया जाता है। जब 3 से 4 दिन के चूजे हो जाते हैं तब उनमें F1 टीका आँख और नाक पर एक एक बूंद दिया जाता है, जिससे उनमें होने वाली गंभीर बीमारी रानीखेत से बचाया जा सकता है। गंबोरो रोग जो एक गंभीर बीमारी है जिससे हमारे चूजों में मृत्यु दर बढ़ जाती है, इसके बचाव के लिए गंबोरो का टीका 13 से 14 दिनों में चूजों को दिलाना सही होता है। हम लोग मुख्यतः ब्रॉयलर में 3 तरह के टीके लगाते हैं। एक मेरेक्स है जो कि डे ओल्ड में लगाते हैं, ये आपको लगा हुआ ही वहाँ से कंपनी के या जहाँ हैचरीज है वहाँ से लगा के भेजते हैं। उसके बाद 3 से 4 दिन की उम्र पर हम लोग रानीखेत का F1 टीका उसके 1 बूंद आँख पर 1 बूंद नाक पर हम लोग देते हैं। और उसके बाद गंबोरो का टीका 13 से 14 दिन की उम्र पर चूजे को हम लोग 1 बूंद आँख है और 1 बूंद नाक में देते हैं। इसके अलावा अगर मुर्गियों में कोई बीमारी के लक्षण दिखें तो उसे जल्द ही दूसरों चूजों से अलग कर देना चाहिए। इन्हीं सब तकनीकियों को अपनाकर मुर्गी पालक मुर्गी पालन कर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई मुर्गी या चूजा आपको बीमार लग रहा है तो तुरंत उसे उस जगह से हटा दें, उसके साथ उसको रहने ना दें और किसी अन्य व्यक्तियों को अपने चूजे घर के अंदर घुसने ना दें, क्योंकि वो भी अपने साथ बहुत सारे संक्रमण लिए हुए रहते हैं। तो ये सब चीज़ को आप ध्यान दिखिएगा तो आप अच्छा एक मुर्गी ब्रॉयलर पालन करके लाभ अर्जित कर सकते हैं। अरे भैया, इसकी क्या जरूरत? किसकी क्या जरूरत है? अरे मिलता तो है बाजार में। क्या मिलता है बाजार में? बुझो तो जाने। अरे बुझावन भैया, पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ बताओ ना क्या बात है। अरे किसना, इनके कहने का मतलब है ना कि जब बाजार में रेडीमेड उर्वरक सुंदर सुंदर बोरा में बंद मिलता है तभी गोबर में लिसराने का क्या जरूरत है? हाँ, क्या फायदा? हमको बुड़बक समझो क्या? ज्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग हमारे खेत को बंजर बना देता है, इसलिए हम अपने खेत में ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। आप भी अपने खेत में जैविक खाद का प्रयोग करें। क्यों गौरी, कैसी लगी ये जानकारी? बहुत अच्छी लगी ये जानकारी। इस जानकारी से हमारे सारे किसान भाई बहन बहुत लाभ उठाएंगे और मुर्गी पालन करने वाले को भी बहुत लाभ होगा और बहुत सारे नुकसान से भी बचा जा सकता है। और आज की इस जानकारी से हमारे किसान भाई जरूर लाभ उठाएंगे। हाँ तो आनंद, तुम किसके तरफ से क्या प्रश्न पूछना चाह रहे थे? हाँ पाठक बाबा, एक प्रश्न तो है हमारे मन में। हमारे एक किसान भाई हैं धनबाद से, धनंजय गोप जी, जो कि फूलों की खेती में बहुत रुचि रखते हैं। वो गर्मा फूलों की खेती करना चाहते हैं। इस विषय में अगर कोई जानकारी मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। गर्मा फूलों की खेती कैसे करें, इस बारे में वो जानकारी चाहते हैं। हाँ। तो आओ तुम लोगों को इसके ऊपर विस्तार से जानकारी दिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ मधुकर कुमार जी से, और जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र गिरिडीह में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहीं के एक वैज्ञानिक श्री मधुकर कुमार जी, ये हमें जानकारी देंगे कि गर्मा फूलों की खेती कैसे की जाए। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। मधुकर जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार संजय जी।
और जैसा कि हमने विषय चुना है कि गर्मा फूलों की खेती कैसे की जाए, तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि गर्मा फूलों की खेती के लिए सबसे पहले तैयारी कैसे करें और कौन कौन से फूल होते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि किसान भाइयों, सभी समय में, शीतकालीन समय में फूलों की मात्रा जो होती है, संख्या वो ज़्यादा होती है। उसके बाद बरसात में भी आप फूलों की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन गर्मा सीजन में फूल की जो मात्रा है वो संख्या जो है वो कम है। लेकिन गर्मा में जो हम फूल की खेती करते हैं और उपज लेते हैं तो उससे आमदनी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। गर्मा सीजन में गेंदा तो एवरग्रीन फूल है जो कि आप हमेशा ले सकते हैं। जीनिया है, कुचिया है, उसके जरबेरा है, ये सब फूल जो है आप गर्मा सीजन में ले सकते हैं। गर्मा सीजन में अगर हम लेते हैं तो इसमें हमारा जो है फूल की मात्रा ज़्यादा होगी और हम उससे आमदनी ज़्यादा कमाएंगे। और फूल की खेती हम कैसे करें, सबसे पहले गर्मा में हम पानी की मात्रा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए उस समय हमारे झारखंड में पानी की मात्रा कम है, स्वाभाविक है कि हम और फसल नहीं ले सकते हैं। लेकिन फूल की खेती जो है, जब आमदनी होगी तो आप स्वाभाविक है कि फूल की खेती में आप ज़्यादा रुचि लेंगे। तो इस सब का नर्सरी कैसे तैयार करें, फिर खेत में कैसे लगाएं और कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करें हमारे किसान भाई खासकर। जी संजय जी, हम किसान भाइयों से ये कहेंगे कि गर्मा सीजन में सबसे पहले हम खेत की अच्छी जुताई करें। खेत की अच्छी जुताई करने के लिए हम 2 बार अच्छी तरह से खेत की जुताई कर दें, तीसरी बार उसे पाटा दे दें, फिर चौथी बार उसको फिर हम जुताई करें और पाटा देकर उसके बाद तब हम फूल की खेती करें। अगर इस तरह से हम करते हैं तो हमारा जो है उसका अंदर मिट्टी का जो कण है वो टूटेगा, और जब टूटेगा तो ढेला नहीं रहेगा। ढेला कहने का मतलब कि आपका जो बड़ा बड़ा जो मिट्टी का ढेला बन जाता है तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है जो पौधे नहीं ले पाते हैं और वो खड़े के खड़े रह जाते हैं। उसमें जो भी आपके ये उर्वरक रहते हैं उसमें ही रह जाते हैं और पौधे नहीं ले पाते हैं। इसलिए हम अच्छी तरह से जुताई करें, तो अच्छी तरह से जुताई करने से हमारा उसमें के कीट भी मरेंगे और ज़्यादा पौधे ऑक्सीजन लेंगे, और ज़्यादा जड़ जब ऑक्सीजन लेगा तो स्वाभाविक है हमारा फूल ज़्यादा होगा। तो हम किसान भाइयों से कहेंगे कि सॉइल जो मिट्टी की जो है पीएच जो है जो हमारा हो 5.5 से 5.5 से लेकर 6.5 तक जो पीएच होता है, ये मिट्टी, ये जो पीएच जो है जो हमारे इस फूलों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होता है। ये पीएच जो है 7.5 तक भी रहे तो अच्छी बात है। अगर ज़्यादा हो तो हम उसमें चूना की मात्रा दें, या अभी आपका डोलोमाइट आया है, डोलोमाइट आपको प्रत्येक ब्लॉक में मिल रहा है। डोलोमाइट लेकर आप अपने खेतों में डालें और आप अपने खेतों का जो पीएच है उसको कम कर सकते हैं। पीएच कम करके आप फसल अच्छी तरह से ले सकते हैं। कौन सा ऐसा किस्म हमारे किसान भाई लगाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फूल मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। पंत नारंगी है आपका, ये जो है ये वैरायटी आपका बहुत अच्छा वैरायटी है। और पंत नारंगी जो है जो आप सभी जगह उपयुक्त है, और इससे आपका फूल तो होता ही है, साथ साथ ही इससे कलर भी बनता है, रंग भी इससे बनता है। तो रंग पे तो हम नहीं जाएंगे, या इसके जो हम तेल जो है, तेल तो हम नहीं निकाल सकते हैं कि हम झारखंड में जो हमारे किसान बंधु हैं वो इतना नहीं कर सकते, लेकिन फूल जो हम हैं, फूल की हम ले सकते हैं। फूल जो अभी है झारखंड में, केवल रांची में डेली 2 से 2.5 लाख रुपया का फूल केवल रांची में बिकता है। तो अगर गर्मा सीजन में अगर हम फूल की खेती करते हैं तो सारा जो भी आपका पर्व त्यौहार होता है, जो हमारा शादी ब्याह होता है,
सभी उस समय में ही होता है। और गेंदा का चाहे गुलाब का ये एवरग्रीन फूल है जो सभी मास में किया जाता है, लेकिन उस समय अगर ये फूल की खेती अगर हो जाती है तो हमारे किसान बंधु वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पा सकते हैं। इसके अलावा आपने चर्चा की जरबेरा की, तो जरबेरा की खेती व्यावसायिक तौर पर जैसा कि ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके हमारे किसान भाई, इनकम कर सकें, तो उसकी खेती कैसे करें? जरबेरा जो है एक बहुत ही अच्छी फसल है किसान बंधुओं के लिए। जरबेरा जो है, जरबेरा की अगर खेती हम करते हैं तो किसान बंधु आप कम लागत में और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। एक जरबेरा फूल का जो दाम होता है 10 से 12 रुपया होता है, और ये जरबेरा जो है हम आसानी से लगा सकते हैं। इसके एक पौधे लेते हैं, उससे आपके साइड से नज़दीक से बहुत कन्नी निकलती हैं, उस कन्नियों को तोड़ तोड़ के हटा कर अलग अलग करके हम और क्यारी में लगा सकते हैं। अगर 10-15 क्यारी ही 10-15 फूल भी अगर हम ले आते हैं तो जरबेरा का जो नर्सरी का जो है वो हम आगे बढ़ा सकते हैं, और नर्सरी बनाकर भी उसको फूल को भी हम ज़्यादा बेच सकते हैं। इसमें जो है कीट भी कम लगते हैं, कीड़े मकोड़े कम लगते हैं, और लेकिन इसमें सबसे ये है कि हम पानी की मात्रा हम ज़्यादा दें। हम जब दरार पड़ने लगे खेत में तो हम सिंचाई कर दें। 1 से 2 दिन या 3 दिन में जैसी मिट्टी आपकी हो उसके अनुसार हम सिंचाई करें। कीटनाशक जो है, कीटनाशक का हम हल्का प्रयोग करें। कीटनाशक क्योंकि गर्मा सीजन होता है इसलिए कीटनाशक भी हम कम देंगे, और ये फूलों में कीटनाशक की मात्रा कम लगता है। तो देखा किसान भाइयों, मधुकर जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी गर्मा फूल की खेती के बारे में। मधुकर जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी नमस्कार। और किसान भाइयों, इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। और कुछ नहीं पाठक बाबा, और कुछ नहीं, बस आज के लिए इतना ही पाठक बाबा। हाँ, तो किसान भाइयों, हमें आपके पत्र का इंतजार रहता है। आप कृषि से संबंधित अपने प्रश्न के सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। हम अपने विशेषज्ञों के द्वारा आपको उत्तर दिलाने का भरोसा देते हैं। आप हमें पत्र के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। और हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन कोड संख्या है 834001। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। जोहार।